Investing, a science or an art? ह्यूमन्स आर इमोशनल, सो इमोशन को इन्वेस्टिंग से आप अलग नहीं कर सकते। जब अगर आपने कोई प्रोसेस डिफाइन किया है तो मार्केट के ग्रीड एंड फियर उस प्रोसेस को टेस्ट करेंगे। हिपो इफेक्ट होता है हाईएस्ट पेड पर्सन्स ओपिनियन। वेलकम टू आवर न्यू शो जिसका नाम है द फंड मैनेजर। मैं हूं शरद बिंदल। The idea of our channel Basic Fund Clear is to provide useful insights and practical wisdom on investing. But today we will be discussing on investment strategies and looking at things from a professional's perspective. And for that today we have a distinguished personality who is a name in the fund management. Please welcome Mr. Saurabh Gupta, who is Senior Fund Manager in Bajaj Finserv Mutual Fund, carrying a good 17 years of experience in Indian equity market investing. Welcome Saurabh. First of all, a special thanks to you because आपसे हमारे शो की बोनी हो रही है. So you'll always have that special place in our hearts. Welcome again. धन्यवाद. So I'll start with a lighter one. Investing, a science or an art? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने। साइंस या आर्ट, ये जो भी इक्विटी इन्वेस्टर है उसके दिमाग में ये चीज़, पहले हम ये समझें कि साइंस क्या है और आर्ट क्या है। देखिए, 2+2 आपके लिए भी 4 है और मेरे लिए भी 4 है, वो साइंस है। सामने रखी हुई पेंटिंग आपको खूबसूरत लग सकती है, मुझे नहीं लग सकती, वो आर्ट है, राइट। तो जो इन्वेस्टिंग है, इट्स अ फाइन बैलेंस। अगर हम उसे ज़्यादा साइंस बनाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा हम उसको आर्ट बना देंगे बिना प्रोसेस के तो भी हम फेल हो जाएंगे। तो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट, एंड दैट्स हाउ यू डू इन्वेस्टिंग। सो मोटा मोटा अगर हम समझें तो पीपल हु बिलीव इन सेइंग कि नहीं मेरी एल्गोरिदम सबसे अच्छी है एंड आई विल ऑलवेज बी बीटिंग द बेंचमार्क, दैट इज़ नॉट ट्रू। एब्सोल्युटली। तो जैसे हम भी जैसे सोचते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल रिसर्च, जब आप मिलते हैं कंपनियों को, अंडरस्टैंड करते हैं बिजनेसेस, जब आप मैनेजमेंट से मिलते हैं। एक होता है नंबर्स और दूसरा होता है इंट्यूशन। जब आप मिलते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में। तो उस इंट्यूशन को भी हम जीरो नहीं कर सकते और हम सिर्फ इंट्यूशन पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो हमारे पास नंबर्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, और हमारे पास हमारा रिसर्च है जिसमें इंट्यूशन और एक्सपीरियंस भी काम में आता है। सो जब उस सब चीज़ को कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तब आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनते हैं। लेकिन इसमें से हम किसी का वेटेज कम या ज़्यादा नहीं कह सकते, यानी कि हम ये कहें कि हमें डेटा पे ज़्यादा यकीन रखना चाहिए रादर देन दी सब्जेक्टिव पैरामीटर्स, ऐसा कहा जा सकता है, या दोनों की ही इक्वल इम्पोर्टेंस है? देखिए, ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि आप एक कैसी स्ट्रैटेजी रन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक क्वांट स्ट्रैटेजी रन करने की कोशिश करें, दैट हैज़ टू बी डिफाइंड बाय मॉडल, उसमें मॉडल सर्वोपरि हो जाता है। Okay. अगर आप एक प्योर वैल्यू इन्वेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस सर्वोपरि हो जाता है। नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रायोरिटी आप आर्ट को ज़्यादा दे देते हैं। लेकिन एक आज के ज़माने में अगर आपको आउट परफॉर्म करना है, अच्छा पोर्टफोलियो रन करना है और बेंचमार्क को बीट करना है, देयर हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन इक्वल प्रोपोर्शन। यू हैव टू रिलाई ऑन डेटा, यू हैव टू रिलाई ऑन योर एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन। Great. So the next one, with 50 lakh crores and counting, do you really feel that we have sufficient asset to deploy, particularly in equity mutual fund? For example, the rising equity prices, rising security prices depicts the continuous inflow, high liquidity, or they also represent limited supply of securities? I mean, we do not have IPOs every day. एब्सोल्युटली। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया आपने। एंड फ्लोज नियर टर्म में इट डिफाइन स्टॉक प्राइजेस बियॉन्ड फंडामेंटल्स, ये फैक्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है, अगर आप लास्ट 2 साल में देखें, द प्राइमरी मार्केट हैज़ बीन वेरी गुड इन इंडिया। आप देखिए, नंबर ऑफ IPOs दैट हैव कम, नंबर ऑफ प्राइवेट इक्विटी सेलिंग देयर स्टेक्स, जिन्होंने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट करके रखे थे, जो कि फ्री फ्लोट मार्केट में अवेलेबल नहीं था, उन्होंने लेके रखे थे। प्रमोटर्स हैव एग्जिटेड लॉट ऑफ
तो काफ़ी सप्लाई आई है लास्ट 1-1.5 साल में। इनफैक्ट अगर आप 2012 से देखें तो 2023 था वो साल प्राइमरी सप्लाईज, प्रमोटर सप्लाई और प्राइवेट इक्विटी सप्लाई सबसे ज़्यादा थी लास्ट 12 साल में। तो सप्लाई भी आ रही है अब, लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट्स हेट्रोजेनस होते हैं, जिनमें सप्लाई आ रही है जरूरी नहीं उनमें ही फ्लोज भी आ रहे हैं। True. और जिनमें सप्लाई कम होती है वो स्टॉक्स जल्दी चल जाते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ पीएसयू स्टॉक्स हैं जिनमें कैपिटल गवर्नमेंट ने डाला था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का स्टेक 90 से 95% है उनमें, राइट। उनमें फ्लोट ही नहीं है, उनमें सप्लाई नहीं है, तो आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइस बहुत जल्दी रिग हो जाते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी डोंट बाय इनटू दोज नेम्स, बिकॉज जैसे वो ऊपर गए हैं वैसे वो नीचे भी आ सकते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि लिक्विडिटी हो स्टॉक में धीरे धीरे। लेकिन ओवरऑल पूरे मार्केट के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो इंडियन इक्विटी मार्केट में अच्छी खासी पेपर्स की सप्लाई है, मतलब 12 साल की बेस्ट सप्लाई ऑफ शेयर्स थ्रू आईपीओ, प्राइवेट इक्विटी सेलिंग एंड प्रोमोटर सेलिंग हैज़ बीन 2023। तो ऐसा नहीं है कि सप्लाई नहीं आ रही है। हाँ, इन्फ्लोज भी बदस्तूर जारी है म्यूचुअल फंड के, तो वो दोनों चीज़ें हाथ बाय हैंड इन हैंड चलेंगी, कुछ कभी ज़्यादा कुछ कभी ज़्यादा। लेकिन आई थिंक वी आर ऑन अ गुड स्टेट एज एन इक्विटी मार्केट, जहाँ पे डेप्थ धीरे धीरे बढ़ रही है इक्विटी। So, as a common investor, should I not be worried about the rising prices of securities? मैं ये मान लूँ कि ये सिर्फ इस वजह से, ये कोई बबल नहीं है जो कि सिर्फ इस वजह से फट रहा है, फट सकता है क्योंकि इसके अंदर लगातार इन्फ्लोज आ रहे हैं लेकिन सप्लाई उतनी ही है, तो ये बबल बन के फट जाएगा, ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है हमको। आपकी बात बिल्कुल सही है। मार्केट, पूरे मार्केट वाइड अगर आप बात करें तो ये हमारे मानने की जरूरत नहीं है और इसमें आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। मैं बस ये पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक में ऐसा हो सकता है जहाँ पे सप्लाई नहीं है, जहाँ पे प्रमोटर या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी के पास 95% होल्डिंग है और मार्केट में केवल 5% है और सभी उसों को खरीदने की कोशिश करें, वहाँ पे एक बबल हो सकता है। सो ये एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल है, लेकिन जनरल मार्केट अगर आप कहें तो वो बबल टेरिटरी में नहीं लगता। ग्रेट। Your AMC has been very vocal about a concept called behavioral investing. So, will you please elaborate this concept for the benefit of our audience? जी ज़रूर, ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड क्लोज टू हार्ट है हमारे। जब हमने शुरू किया, देखिए थोड़ा विस्तार पूर्वक इसका जवाब देता हूँ। जब हमने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनाई तो हमने सबसे पहले उस सवाल को आंसर देने का कोशिश किया कि हम आउट परफॉर्म कैसे करें, क्योंकि सभी इन्वेस्टरों का सबसे बड़ा हमसे उम्मीद यही है कि एक्टिव फंड में आप आउट परफॉर्म करें। अब मार्केट एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल पहले अगर मैं एक म्यूचुअल फंड में काम करूं मुंबई में बैठ के, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो शायद लखनऊ, कानपुर में बैठे हुए इन्वेस्टर्स के पास 4 दिन बाद आती थी। आज व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ज़माने में इट्स वेरी क्विक, तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है विद इन मिनट्स आपके पास भी आ जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, करेक्ट। तो मार्केट एफिशिएंट होते जा रहे हैं। तो वो जो मिस प्राइसिंग है, जहाँ मुझे पहले पता चल रही है, और मैं यहाँ इंसाइडर इन्फो की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर रिसर्च की बात कर रहा हूँ, जहाँ पहले मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं और बाकी लोगों को बाद में आ रही है, तो पहले मैं ले लूँ और बाकी लोग लेंगे तब मैं ऊपर चला जाएगा स्टॉक में बेचूँ, दैट वाज द गेम। वो गेम में एफिशिएंसी इतनी आ गई है कि धीरे धीरे दैट कैन नॉट बी द ओनली रीज़न यू कैन आउट परफॉर्म, राइट। तो आपको कुछ और टूल्स और मेथड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो रिसर्च जो ट्रेडिशनल है वो तो हम करेंगे। हमने एक टूल जो ऐड किया वो है क्वांटिटेटिव एज का। तो हमने कई सारे क्वांटिटेटिव टूल डाले हैं। थोड़ा सा जैसे कि आपका पहला प्रश्न था कि साइंस एंड आर्ट, तो हमने थोड़ा साइंस और ऐड किया इसमें। तो हमने क्वांटिटेटिव टूल्स ऐड किए हैं हमारे मेथड में। वो टूल्स रिवर्सल स्क्रीन, मोमेंटम स्क्रीन हमने ऐड किए हैं ग्लोबल रिसर्च को देख के। उसके बाद तीसरा जो लेग है वो है बिहेवियरल का। अब बिहेवियरल क्या है? सिंपली स्पीकिंग वो है ग्रीड एंड फियर। बेसिकली आप ग्रीडी हो रहे हैं या आप फियरफुल हो रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जब मार्केट में तेज़ी होती है हम तेज़ी करते हैं, और जब हम मार्केट में मंदी होती है तब हम मंदी करते हैं। आपके पैसे बनाने का सबसे आसान तरीका, कहने को आसान है, प्रैक्टिस करने को मुश्किल है, कि आप जब तेज़ी हो रही है तो आप मंदी करें और जब मंदी हो रहा है आप तेज़ी करें। आज आप किसी से भी बात करें तो हर कोई ये रिग्रेट करेगा कि मेरे को कोविड के टाइम पे पैसे इक्विटी मार्केट में डालने चाहिए थे, जिसने नहीं डाले। कुछ चंद समझदार लोग थे जिन्होंने डाले, राइट। तो
इसी चीज़ को बीट करने के लिए बिहेवियरल काम में आता है, राइट? क्योंकि ह्यूमंस आर इमोशनल, सो इमोशन को इन्वेस्टिंग से आप अलग नहीं कर सकते। सो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि बिहेवियरल इन्वेस्टिंग इज अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियरल साइंस ऑफ इन्वेस्टर्स और उसको क्वांटिफाई करके कोई मॉडल बना देना जिससे कि इन्वेस्टमेंट बिहेवियरल्स पे ना हो? हाँ, एक तो है मॉडल बनाना, दूसरा है डिसिप्लिन्स बनाना। ओके। मार्केट ओवर रिएक्शन एंड अंडर रिएक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है जो हमें अच्छी लग रही है, इस क्वार्टर उसके नंबर्स खराब आ गए। अगर नंबर्स खराब है तो स्टॉक गिरेगा, राइट? क्योंकि पीपल आर फियरफुल कि खराब आ गए नंबर्स। लेकिन अगर मेरे में डिसिप्लिन है और मेरे को पता है इस कंपनी का बिजनेस वैल्यू क्या है, आई शुड एक्ट अगेंस्ट द क्राउड एंड गो अहेड एंड बाय इट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। वो जो डिसिप्लिन है थ्रू मॉडल्स या थ्रू आप जो भी डिसिप्लिन बनाना चाहें, वो डिसिप्लिन को इंग्रेन करना बहुत ज़रूरी है सिस्टम में। अब हमारी बात करें तो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड हमारे खुद के बिहेवियर को चेंज करने के लिए किया है। हर फंड मैनेजर जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है और अपने हर डिसीजंस को नोट करता है। एक महीने के बाद हम CIO के साथ बैठते हैं और हम हमारे डिसीजंस को एनालाइज करते हैं कि हमने कब कैसे रिएक्ट किया। वो डिसीजंस आप लेते हैं? ले चुके हैं हम। और हमने नोट कर लिया कि ये इस माहौल में मैंने ये डिसीजन लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमास का अटैक हुआ या इजराइल का अटैक हुआ, शायद एक फंड मैनेजर पैनिक कर गया, उसने बेच दिया। अब महीने के एंड में आपको पता चलेगा कि आपका फैसला सही था या गलत था। तो जब आप उस रजिस्टर को खोलेंगे आप देखेंगे कि आपने शायद गलत फैसला लिया, आप पैनिक कर गए, तो नेक्स्ट टाइम आप वो नहीं करेंगे। सो दीज आर सिंपल टूल्स ऑफ बिहेवियरल दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड। दे आर मनी मोर बिकॉज काफ़ी सारे बायसेस होते हैं हमारे अंदर। उन बायसेस को धीरे धीरे एलिमिनेट करेंगे तो दिस कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ अल्फा जनरेशन फॉर अ फंड। इसी बात से एक क्वेश्चन और निकलता है सौरभ। You talked about the Israel-Hamas. Now, we have seen a lot of war happening in last 3 years, but we have seen market growing every year. So, should I assume that the war is good for economy? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है और आई थिंक इसमें पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है कि वॉर अच्छे नहीं होते। लेकिन कैपिटल मार्केट्स बहुत ही, अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ वो टर्म, की रुथलेस होते हैं। कैपिटलिज्म इज़ रुथलेस। जहाँ किसी का नुकसान है वहाँ किसी का फ़ायदा देखता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप 2006 की बात करूँ, 2006 में जब इराक का इन्वेजन किया यूएस ने, अगले दिन जो स्टॉक सबसे ज़्यादा चला वो एक ऐसी कंपनी थी जो यूएस में कॉफिन्स बनाती थी। सो डिस्ट्रक्शन होता है तो रिकंस्ट्रक्शन भी होगा, और रिकंस्ट्रक्शन होगा तो किसी को फ़ायदा होगा, और उस फायदे को ढूंढने के लिए इक्विटी इन्वेस्टर्स हमेशा तैयार रहते हैं। वेरी ट्रू। इस हालांकि ये कड़वा सच है लेकिन हाँ सच है, एक्सेप्टेड। द नेक्स्ट वन इज यू आर कमिंग अप विद एन NFO जिसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। नाउ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कंप्राइजेज इक्विटी, डेट एंड गोल्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। जी। Now, according to Saurabh, which asset class out of these 3 asset classes is going to derive returns going ahead? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। देखिए अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमेशा एसेट एलोकेशन को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए, वो प्राथमिकता उसे मिलती नहीं है। हमेशा स्टॉक सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है क्योंकि वो एक एक्साइटिंग काम है एक्चुअली, राइट? लेकिन एसेट एलोकेशन का अपना एक काम है। जो 3 एसेट क्लासेस आपने बताया अभी, जो कि हर मल्टी एसेट में होता है और हमारे यहाँ भी होंगे, इन तीनों के अपने अपने काम हैं। इक्विटी हमेशा ज़्यादा ग्रोथ देता है, लेकिन बाय नेचर वो वॉलेटाइल होता है, ठीक है? उसका नेचर ही है वॉलेटाइल होना, और इसी वजह से आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं। डेट थोड़ा स्टेबल होता है, कम रिटर्न देता है। गोल्ड इन सब में इस तरह से फिट होता है कि गोल्ड इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग। साल 2020 जो है, जो कोविड ईयर था, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ एसेट एलोकेशन वर्क्स ब्यूटीफुली। अगर आप उस साल का डेटा देखें, जनवरी से लेके मार्च तक गोल्ड ने आपको 22% रिटर्न दिया 3 महीने में, फर्स्ट 3 months ऑफ दैट ईयर। इक्विटी वाज -15% और मे बी 20% माइनस। मार्च में जब इक्विटी बॉटम हुआ, वो उस पॉइंट से लेके इक्विटी ने आपको दिया 30% रिटर्न।
गोल्ड हो गया फ्लैट, राइट। तो अगर आप सिर्फ इक्विटी रखते तो मज़ा नहीं आता, सिर्फ गोल्ड रखते तो मज़ा नहीं आता, लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशंस हैव गिवन द बेस्ट रिटर्न्स दैट ईयर। तो हर एसेट का अपना एक काम है, और आज की तारीख में एक और मल्टी एसेट से जो फ़ायदा मिलता है वो है टैक्स एफिशिएंसी का। अब जैसे अगर आप एक मल्टी एसेट ले रहे हैं कि भाई हम जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं हम 65 to 70% हम इक्विटी रखेंगे, 20% हम डेट रखेंगे और 10% हम गोल्ड रखेंगे। आप या कोई भी इन्वेस्टर हमसे ये कह सकते हैं भाई ये आप क्यों कर रहे हैं, ये तो हम ही कर लेंगे। ट्रू, करेक्ट। मैं जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि एक 70% इक्विटी ले लेता हूँ डायरेक्टली, 20% मैं डेट या डेट फंड ले लेता हूँ, 10% मैं किसी और गोल्ड फंड ले लेता हूँ। लेकिन इसमें एक चैलेंज है। अब जैसे इक्विटी पोर्शन है, हम जो इक्विटी पोर्शन है उसमें हम डिविडेंड, हायर डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज को लेने की कोशिश करेंगे। एक म्यूचुअल फंड को जब डिविडेंड मिलता है ना, उसको टैक्स नहीं लगता उस पर, जबकि इंडिविजुअल को उसमें मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट रहता है 30 से 35% का। तो वहाँ एक एफिशिएंसी आ गई, जो हम री इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपके पूरे पैसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं डिसिप्लिन के साथ जब डिविडेंड आता है। अलावा अगर मैं डेट में लगाऊंगा तो डेट का टैक्सेशन आपको स्मॉल डेट में आपको शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट है, मेरे को टैक्स नहीं है, तो और मैं 65% मिनिमम इक्विटी रखूंगा अगर फंड में, तो मैं आपको 10% कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्स मैं ये सारे प्रोडक्ट बेचता हूँ। गोल्ड तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्स होता है। सो इट्स अ वेरी टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट फॉर एनीबॉडी हु इज एट अ मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट। एंड परहैप्स एक और बेनिफिट हो सकता है इसका सौरभ, कि एज अ फंड मैनेजर यू विल बी अप्लाइंग दैट रेशियो 65, 25 एंड 10। एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर मेरे लिए शायद ये हर साल, हर 6 महीने पे संभव ना हो पाए कि मैं इसी रेशियो को मेंटेन रखूं। जी हाँ, देखिए रीबैलेंसिंग जो डिसिप्लिन के साथ एक, क्योंकि हमारा सिस्टम इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस होता है, तो हम तो बहुत अच्छे से वेल मेंटेन हो सकते हैं। फॉर एन रिटेल इन्वेस्टर इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। यस, एग्रीड। तो सो देयर आर 3 benchmark in multi-asset allocation fund. So 65% of the money will be in equity. The benchmark will be Nifty 50 TRI. 25% will be in debt. The benchmark will be Nifty short-term debt index, and 10% will be in gold. The benchmark will be domestic prices of gold. Now बताइएगा कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ अगर मैं ये कह रहा हूँ कि, या ये समझ रहा हूँ कि आपको कंटिन्यूअसली इन तीनों बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना पड़ेगा टू जनरेट अल्फा। हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू दिस? देखिए, गोल्ड में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बीट, फ्रैंकली स्पीकिंग, दैट 10% ओनली इफ आई चेंज एलोकेशन थोड़ा थोड़ा तो मैं कर सकता हूँ। गोल्ड में यू विल नॉट बी एबल टू बीट, राइट। इक्विटी में वी आर प्लानिंग अ डिविडेंड वाला स्ट्रेटजी वेयर वी विल लुक एट डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनीज अक्रॉस मार्केट का। अगर आप देखें ओवर द लास्ट 5 years 10 years डिविडेंड फोकस्ड जो पोर्टफोलियोज हैं, जो कैटेगरी है, दे हैव आउट परफॉर्म्ड निफ्टी। ज़्यादातर लोगों का उस पर ध्यान नहीं जाता। दैट कैटेगरी हैज डन मच बेटर देन निफ्टी, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट वाली जो स्ट्रैटेजीज होती है, राइट। तो हमारा स्ट्रैटेजी उस स्ट्रैटेजी पे फोकस है। जो डेट पोर्शन है वहाँ पे हम ड्यूरेशन रिस्क लेंगे, क्योंकि हमारे फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर ड्यूरेशन, अगर जैसे उनको लग रहा है कि रेट साइकिल चेंज होने वाली है, तो वो ड्यूरेशन बढ़ाएंगे उस फंड का, तो वो अपने हिसाब से उसमें अल्फा जनरेट करेंगे। तो ओवरऑल आप क्लियरली देखेंगे कि इक्विटी पोर्शन एंड डेट पोर्शन विल जनरेट इनफ रिटर्न्स फॉर द स्ट्रैटेजी टू आउट परफॉर्म। The strategy which you talked about in just now, dividend reinvestment strategy. Can you please elaborate that one also? हाँ, देखिए, देयर इज़ अ सेपरेट कैटेगरी जहाँ पे ऐसे फंड्स होते हैं जो जिनका फोकस ये रहता है कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो ज़्यादा डिविडेंड यील्ड पे हों, राइट। क्या इसकी वजह ये भी होती है कि जो हाई डिविडेंड यील्ड पेइंग कंपनीज होती हैं उनके अंदर फ्लक्चुएशन के प्राइसेस में कम होता है? जी हाँ, देखिए, अगर मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करूं कि किसी कंपनी का कैश फ्लो ग्रोथ है, राइट। आज मैंने वो कंपनी 100 रुपये में खरीदी है और मुझे वो 2 रुपये डिविडेंड दे रही है, ठीक है। 2 साल बाद कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए, या 5 साल में से कंपनी के प्रॉफिट्स डबल हो गए, तो वो मेरे को 4 रुपये डिविडेंड देगी, लेकिन मेरी खरीद तो 100 रुपये की है, तो
तो मेरा यील्ड तो 4% हो गया, राइट। इसको आप हाउस रेंट की तरह देख सकते हैं, राइट। आज हर साल बढ़ना ही बढ़ना जी, और हाउस कॉस्ट तो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, सो रिटर्न्स, वो पैसा आपका री इन्वेस्ट होते जा रहा है उन्हीं कंपनियों में, राइट। सो इट गेट्स अ रियली गुड कंपाउंडिंग इफेक्ट। अच्छा, एज अ कॉमन मैन सौरभ, if I am selecting a scheme A, eventually I will be rejecting scheme B, C, D, E, F and so on so forth. So अगर मैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में लगा रहा हूँ, then eventually it means कि मैं किसी और स्कीम को रिजेक्ट करके लगा रहा हूँ. Any good reason for me doing this? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि आपको हर एसेट क्लास का एक्सपोजर एक साथ मिल गया और एक टैक्स एफिशिएंसी मिल गई, विच कैन प्रोवाइड यू अ डिसेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न। अगर आप इक्विटी में रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन देखें तो इक्विटी का रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्लोज टू 13-14% के आसपास होता है, और उतना इक्विटी को डिलीवर करना चाहिए रिटर्न। डेट में आज के ज़माने में अगर आप देखें 7-7.5% का रिटर्न आपको मिल सकता है। गोल्ड हिस्टोरिकली रूपी टर्म्स में, बिकॉज रूपी में डिप्रिसिएशन भी होता है, 11 से 12% आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप उसको कंबाइन करेंगे, यू हैव अ स्ट्रेटजी जहां के आप यू कैन स्लीप वेरी वेल विद अ रिटर्न पोटेंशियल ऑफ क्लोज टू 11-12%, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी फॉर पीपल हु आर नॉट अडेप्ट ऑफ बहुत ज़्यादा रीएलोकेशन करना, या इक्विटी में नए हैं उनको ज़्यादा समझता नहीं है, या फिर थोड़े रिस्क अवर्स हैं, राइट। इट्स एन एक्सेलेंट स्ट्रेटजी, बिकॉज गोल्ड और इक्विटी का जो नेगेटिव कोरिलेशन है ना, इस प्रोडक्ट को बहुत कम वॉलेटिलिटी इसकी बहुत कम कर देता है। दैट इज द मेन रीजन, राइट। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन मार्केट इज एट हाई टाइम, दे आर क्यूरियस अबाउट वेदर दे शुड एंटर द मार्केट और दे शुड वेट. So what about fund managers? Are they also apprehensive about the market levels? देखिए, we are not apprehensive about the market levels. We look at things very heterogeneously. हम ब्रेकअप करके चीज़ों को देखते हैं. बिल्कुल ठीक है. देखिए, इक्विटी मार्केट में 7,000 कंपनियां हैं, ठीक है. आपको इस तरह से देखिए कि अगर आप सब्जी मार्केट जा रहे हैं तो क्या सारी सब्जी महंगी होती है या सारी सब्जी सस्ती नहीं होती? ऐसा नहीं होता, राइट. तो अगर कोई प्राइस कॉन्शियस है तो वो कुछ जो सब्जी रीजनेबल लगी वो लेगा, जो बाकी को छोड़ देगा. Makes sense. उसी तरह से अगर मेरे पास 7,000 कंपनीज हैं लिस्टेड, और मेरे यूनिवर्स में करीबन 300 कंपनी जो हम एक्टिवली रिसर्च करते हैं, उसमें से कुछ कंपनी होंगी जो हमें अच्छे भाव पे मिल रही हैं, और कुछ कंपनी होंगी जिन पे हम इंतजार करना चाहते हैं, और कुछ कंपनी को जो हम कभी नहीं लेना चाहते. Very well explained. हाँ, तो इस तरह से आप एक पोर्टफोलियो को बनाते हैं. हाँ, अगर आप इमीडिएट उसकी बात कर रहे हैं कि कुछ एंग्जाइटी है, तो देखिए, इलेक्शन आउटकम एक एंग्जाइटी है, वो शायद आपके पास अंदर भी होगी और मेरे अंदर भी है जी. तो वो एक है थोड़ा नीजक रिएक्शन. देखिए, एक आज की जो अगर हम बात करें तो आज तो ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए और कंटिन्यूटी रहनी चाहिए. इनकेस कंटिन्यूटी नहीं रहती है तो क्या होता है? तो हमने अगेन देखिए, जब भी हमें जवाब नहीं मिलता, वी गो टू हिस्ट्री. हिस्ट्री हैज़ लॉट ऑफ आंसर्स. तो हमने 1984 से हर इलेक्शंस को एनालाइज किया कि इलेक्शन से अगले 12 महीने में इक्विटी मार्केट्स का बिहेवियर क्या है, कि कोएलिशन गवर्नमेंट आया है या फिर किसी की भी गवर्नमेंट आई हो. हमने देखा है कि 2 बार, तो 8 में से 2 बार, 8 या 9 में से 2 बार ही ऐसा हुआ है कि अगले 12 महीने में नेगेटिव रिटर्न हुआ है इक्विटी मार्केट का. अदरवाइज इक्विटी मार्केट्स हैव गिवन यू पॉजिटिव रिटर्न irrespective of the government. Irrespective of the government, and this includes 2004 where there was a negative surprise. Yes. This question is again a difficult one. Now it might seem like I am gate crashing into your personal space, Saurabh, and you are free to skip the question and not press. But if you choose to answer, कभी कोई ऐसा वाक्या when you felt that your investment strategy fell short? देखिए, स्ट्रैटेजी फेल शॉर्ट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है कि इट टेस्ट्स यू रियली. अब जैसे मैं आपको हमारे मेगा ट्रेंड्स की स्ट्रैटेजी का हमारा एक फ्लेक्सी कैप प्रोडक्ट, जो हमारा पहला प्रोडक्ट था, हमने लॉन्च किया. एक जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, उसका इंडेक्स में बहुत बड़ा वेट है, वो हमने नहीं लिया क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि मर्जर की जो पेन्स हैं वो स्टॉक ठीक से फैक्टर नहीं कर रहा है. तो हमने नहीं लिया अगस्त में उसे. दिसंबर के महीने में पोस्ट द स्टेट इलेक्शन आउटकम बहुत स्ट्रॉन्ग एफआई का फ्लो आया. उसकी वजह से, पैसिव फ्लो आने की वजह से, क्योंकि वो इंडेक्स में था स्टॉक बहुत तेज़ी से चला और हमारे पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रॉन्ग हिट लगा उससे.
तो बिल्कुल उस समय हमें ऐसा लगा कि हमारा प्रोसेस हमने दोबारा चेक किया कि हम गलती तो नहीं कर रहे, तो इट वाज ऑट द ब्रिम कि हमें ऐसा लग रहा था कि यार शायद ये हम बहुत बड़ा ड्रैग आ रहा है पोर्टफोलियो में। उसके बाद 14 जनवरी को जब उसका रिजल्ट आया, वो स्टॉक 15% क्रैक है। सो आवर सिस्टम गॉट टेस्टेड, थैंकफुली वी बिलीव्ड ऑन दैट प्रोसेस एंड इट वर्कड। तो देखिए ऐसा हमेशा होगा कि जब अगर आपने कोई प्रोसेस डिफाइन किया है तो मार्केट के ग्रीड एंड फियर उस प्रोसेस को टेस्ट करेंगे, लेकिन यू हैव टू स्टिक टू इट एंड नो प्रोसेस इज परफेक्ट। देखिए हमारा जो बैफ मॉडल है उसका स्ट्राइक रेट 75%, विच इज अ फेयरली गुड स्ट्राइक रेट। सो वी वर्क विद दैट कि 75-80% स्ट्राइक रेट अगर हमारे डिसीजन मेकिंग्स में है राइट होने की, तो फिर सही है। ओके, सो दिस टाइम अ लाइट वन, कंपनसेट करने के लिए पुराने वाले को। सपोज यू हैव 4 एनालिस्ट इन योर टीम, A, B, C, D, and 2 are advocating a buy and 2 are against it. So, I mean, how exactly you handle disagreements in your team? So, is there a veto power? नहीं मैं कह रहा हूँ तो उठा लो, ऐसा होता है या कैसे है ये पूरा प्रोसेस? हमारी टीम में देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है ना, वो है लॉजिक। हमेशा लॉजिक विंस, ये पहली बात। हमारे CIO ने जब टीम बनाई तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम सबके सामने रखी, जो पहली मीटिंग थी मुझे याद है। उन्होंने बोला कि हमारी टीम में हिप्पो इफेक्ट नहीं होगा। अब आप मेरे से पूछेंगे हिप्पो इफेक्ट क्या है? हिप्पो इफेक्ट होता है हाईएस्ट पेड पर्सन्स ओपिनियन। That one good. तो That was good. जैसा आपने बोला कि वीटो, तो वीटो नहीं है सर। तो हाँ, लेकिन लॉजिक और रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक तो वो है। तो लॉजिक विंस। ऐसा कितनी बार हुआ है कि एनालिस्ट ने बोला है और उसके पास लॉजिक था और मेरा उसके एंटी व्यू था, लेकिन हमने लिया है वो स्टॉक। सिमिलरली ऐसा कितनी बार हुआ है कि मेरा एक व्यू था, एनालिस्ट का अलग व्यू था, निमेश का अलग व्यू था, लेकिन मेरे पास लॉजिक था तो हमने लिया है वो स्टॉक या नहीं लिया है वो स्टॉक। वी आर ट्राइड टू एलिमिनेट दैट हिप्पो इफेक्ट इन द, एंड वी रियली, इफ इट इज गेटिंग टू keep close, then bring each other's logic and let's decide. That's how we operate. This is good. Hippo effect. I'll write it down. ये हमारी कंपनी में भी काम आ सकता है। Anyway, so going to the next one. Saurabh, as a fund manager, any suggestion for the people who have recently entered the market? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जो लोग भी पोस्ट कोविड इक्विटी मार्केट में आए हैं ना, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज 3 months, That's what I'm trying to say. and that is becoming a big challenge, right? And I am worried उन लोगों का experience when market shows its volatility, because equity markets are volatile. God has been kind that volatility नहीं आई है, लेकिन हम बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने थॉट्स को थोड़ा लॉन्गर टर्म, रियल लॉन्गर टर्म इज लॉन्ग, मतलब इट्स एटलीस्ट 1.5-2 years का विजन आप रखिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के। 3 महीना इज नॉट लॉन्ग टर्म फॉर, तो जो परसेप्शन धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो आई थिंक एवरीबडी हु इज कमिंग इनटू न्यू टू इक्विटी मार्केट्स, प्लीज एंकर योर थॉट्स टू अ लिटिल मोर लॉन्गर टर्म, whether it is fund or stock, anything. Try to understand things and don't get into that greed ka trap, because in my 16-17 years I have seen there is a very strong survival bias in this market. इस मार्केट में आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए आपका कैपिटल, और आप बचे रहें। सही बात है। अगर आप बचे रहेंगे ना तो पैसे बन पैसे बन जाएंगे, जाएंगे। लेकिन आप साफ हो गए ना तो आप वापस नहीं आ सकते, Very true. राइट? तो आप इतना मायोपिक मत होइए। इस देश में बहुत यूनिक जगह पे हम बैठे हैं आज, मार्केट, इक्विटी मार्केट, और देश में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट हो रही है ना, मैं आपको बता सकता हूँ अगले 5, 7, 10 साल में योर कंपाउंडिंग विल बी ग्रेट। सो हैव पेशेंस एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। फॉर आवर ऑडियंस, शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट मिल गया है इक्विटी मार्केट में, इट्स अ कोइंसिडेंस। इक्विटी मार्केट में आपको मिले ही मिले प्रॉफिट, मिले ही मिले अच्छे रिटर्न्स, इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा होना ज़रूरी है। सो वो लोग जो रिसेंटली मार्केट में एंटर हुए हैं, दे हैव सीन ओनली द गुड फेस ऑफ द मार्केट। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मार्केट अगर रीजनेबल रिटर्न से ज़्यादा देगा कभी, तो जल्दी ही वापस ले लेगा। मार्केट में हमेशा ब्लॉक्स में रिटर्न आएंगे। हम अगले वीडियो में आपको इस बारे में और अच्छे से बताएंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कोई भी फंड मैनेजर
जब कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करता है तो हाउ दैट फंड मैनेजर टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट द पोर्टफोलियो, आई मीन हाउ कैन बी यू सो श्योर अबाउट दैट द पोर्टफोलियो विल विदस्टैंड विद द सिग्निफिकेंट मार्केट डाउनटर्न? जी, तो देखिए अब तो ये एक बहुत ही डिफाइंड, वेल डिफाइंड मैकेनिज्म हो गया है। आई थिंक सेबी ने ही वो डाल दिया है सिस्टम में कि आपको आपके पोर्टफोलियो के स्ट्रेस टेस्ट करने पड़ेंगे एंड सिनारियोज यू कैन चूज, राइट। सो अब जैसे लास्ट 15 साल में व्हाट हैज़ बीन द स्ट्रेस सिनारियो, सो कोविड एक स्ट्रेस सिनारियो था। उसके बाद अगर आप देखो डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो वो एक स्ट्रेस सिनारियो था। उसके बाद उससे पहले यूरोपियन क्राइसिस, उससे पहले जीएफसी क्राइसिस। तो वो सारे सिनारियोज में हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में किस लेवल का फॉल आया और बेंचमार्क में किस लेवल का फॉल आया वो हम टेस्ट करते हैं, और वो मंथली हमारी जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है उसको वो डेटा प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग दैट गोस, कि आपको वो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को बैक टेस्ट होता है वो पोर्टफोलियो, कि अगर यही पोर्टफोलियो हम जनवरी 2008 में रखते तो जब वो अगले 8 महीने में जब मार्केट गिरा 40%, तो आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा। सिमिलरली कोविड में अगर इक्विटी मार्केट्स 20% गिरे, आपके बेंचमार्क 20% गिरे, तो आप कितना गिरे, राइट। एंड क्वेश्चंस बीन आस्क्ड टू द फंड मैनेजर बाय द इन्वेस्टमेंट कमेटी कि आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा बीटा है, कम बीटा है, और आप उसके लिए क्या कर रहे हो। सो दैट्स हाउ द सिस्टम ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग वर्क। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई प्री कमिटमेंट, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में है। अगर कोई स्टॉक बिना मार्केट के रीजंस के गिरता है तो देयर इज अ मैकेनिज्म आफ्टर अ सर्टन फॉल, इट्स अ डिफाइंड मैकेनिज्म कि हम CIO, द फंड मैनेजर एंड द एनालिस्ट विल हैव अ डिस्कशन ऑफ व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। चाहिए तो हम कंपनी को दोबारा मिलेंगे, हम दोबारा अंडरस्टैंड करेंगे। इफ द डिसीजन इज कि वी शुड कीप इट, वी कीप इट। उसके बाद एक फिर और थ्रेशोल्ड आता है, अगर वो थ्रेशोल्ड हिट होता है देन द सिस्टम टेक्स ओवर एंड देयर इज अ स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड। ओके, सो देन यू नो दैट यू आर बायस्ड एंड आप मिस्टेक कर रहे हो जो आप खुद नहीं समझ पा रहे हो। सो देयर विल बी अ स्टॉप लॉस एंड विल मूव आउट ऑफ द स्टॉक। ग्रेट। एक आखिरी क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन बहुत जेनरिक है और इट इज़ जैसे कि आप कार लेने जाते हैं तो पूछते हैं कितना देती है, क्या माइलेज देती है। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट वन। क्या देखते हैं आप गोइंग अहेड 10 years? देखिए इक्विटी मार्केट में एक सिंपल सा आप अरिथमेटिक करेंगे तो यू कैन गेट एन आंसर। इंडिया की रियल GDP जो है वो 6.5 से 7.5, या आप 6.5 पकड़ें सेफ्टी से, कि 6.5% पे तो रियल GDP इंडिया की ग्रो हो सकती है आराम से। फ्लोज आए नहीं आए जो भी है, 6.5-7%। इंडिया में हमेशा अगर आप देखें लास्ट 15-20 साल में 5-5.5% का इन्फ्लेशन रहा है। बिल्कुल ठीक। तो आपकी नॉमिनल GDP की जो ग्रोथ है वो 11-11.5% है, बनती है। राइट। अब हम जब कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना वो फूड चेन में सबसे ऊपर होती हैं, सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं वो जो लिस्ट हो चुकी हैं, राइट। सो ज़्यादातर कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं कि दे कैन गेन अ लिटिल मार्केट शेयर, दे आर स्ट्रॉन्गर कंपनीज, राइट। तो आप ऐसा उम्मीद करें कि अगर नॉमिनल GDP 11-12% पे ग्रो हो रहा है तो वो जो लिस्टेड कंपनी का पूल है वो 1 से 1.5% ज़्यादा ग्रो होगा। बिल्कुल ठीक। और फॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है जो गवर्नमेंट चाहती है, तो 12 to 13% आप समझिए कि प्रॉफिट ग्रोथ है, राइट। अब उसमें स्टॉक सिलेक्शन आपने अच्छा कर लिया एक एक्टिव स्ट्रैटेजी के थ्रू, तो आप 1-1.5% कंजर्वेटिवली और ऐड कर लीजिए नेट ऑफ एक्सपेंसेस, बिल्कुल ठीक। तो यू आर रीचिंग ए 13.5-14% इक्विटी रिटर्न्स एनुअली ओवर द नेक्स्ट 10 years। PE मल्टीपल चेंज होगा नहीं होगा, फ्लोज आएंगे नहीं आएंगे, उसको आप दरकिनार कर दें। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, निफ्टी रिटर्न्स विल रेप्लिकेट द प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ निफ्टी, राइट। तो अगर 12-13-14% से अगर प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है कॉर्पोरेट इंडिया की, और अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करें तो लगभग ये रेंज ऑफ रिटर्न आपको इक्विटी से मिलना चाहिए ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ग्रेट। आई होप हम लोगों का ये डिस्कशन हमारे ऑडियंस को पसंद आया होगा। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, 2 टेक अवेज जो हमारी ऑडियंस इस डिस्कशन से ले सकती है। पहला, अगर आप 2-3 साल पहले ही मार्केट में एंटर हुए हैं देन यू हैव सीन ओनली द गुड फेज ऑफ द मार्केट। प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडे क्लियर रखिएगा अपने। दूसरी चीज़, जैसा कि अभी सौरभ ने हम लोगों को बताया, वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि मार्केट हमें यहाँ से आगे 12 से 15% के बीच का रिटर्न दे सकता है, बशर्ते कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कॉम्पैटिबल हो।
थैंक्स अ लॉट सौरभ, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो। ये हमारा डेब्यू एपिसोड था। इसके बाद आप इस तरह के एपिसोड्स आगे आने वाले टाइम में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पे देखते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। मैं हूँ शरद बिंदल और आप देख रहे थे दी फंड मैनेजर।